हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या ये चैप्टर नंबर 2, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अभी लास्ट चैप्टर में आपने जो चैप्टर देखा वो था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसमें बच्चों आपने थर्मल प्रॉपर्टी देखी तीन सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आपने टेम्परेचर के कंसेप्ट देखे कि टेम्परेचर किस प्रकार से वेरी होता है, और आपने हीट का इंट्रोडक्शन लिया। अब देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है उसमें हम पूरे तरीके से हम देखेंगे हीट का कन्वर्जन इनटू वर्क। भाई, आपने हीट तो डेवलप कर ली, मगर उस हीट को आप एज अ वर्क यूटिलाइज कैसे करोगे? ठीक है ना। मतलब थर्मल एनर्जी, इट इज हीट, हीट इज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो बेटा, थर्मल एनर्जी का क्या करोगे आप? ट्रांसमिशन करोगे। और थर्मल एनर्जी का ट्रांसमिशन किस फॉर्म में करोगे आप? वर्क की फॉर्म में। तो यहां पर आप देखोगे कि थर्मल एनर्जी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर के वर्क के फॉर्म में आपको मिलती है। बोलिए, क्लियर? तो पूरे चैप्टर में हमको यही सीखना है कि एनर्जी को हम कैसे वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जिस्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इस कंसेप्ट पढ़ेंगे हीट का और टेम्परेचर का। हमने इसके पहले भी हीट और टेम्परेचर पढ़े थे, मगर इस बार हम हीट और टेम्परेचर को दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक वे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर की डेफिनेशन की हम बात करेंगे, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक का जो थर्मोडायनेमिक का जो जीरोथ लॉ है वो बताएगा आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन। तो पहले आपने क्या पढ़ा था मटेरियल के सेंस में? व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये देखी थी आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन। बट अब यहाँ पे टेम्परेचर की डेफिनेशन आप थर्मोडायनेमिक सेंस में पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन तो होगा, मगर वो इस तरीके से होगा कि उसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होगी या हीट का ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वी डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हमको इस चैप्टर में मेनली यही पढ़ना है कि हीट का इंटर कन्वर्जन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे होता है। ये हम देखेंगे कि हीट को वर्क में कैसे बदला जाए। ठीक है ना। The state of a gas in thermodynamics is specified by a macroscopic variables such as pressure, volume, temperature, mass and composition. देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में आएगा एक टर्म जिसको आप बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एक टर्म आने वाला है यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं? मान लीजिए बेटा, आपके पास ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपके पास में कोई गैस होती है और उस गैस के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनकी कुछ वैल्यू होती है। उन वेरिएबल्स को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोला करते हैं। ठीक है।
और इन वेरिएबल को मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल मतलब बहुत बड़े तौर पे इनको समझना है। तो ये वेरिएबल मोस्टली बेटा होते हैं क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास ऑफ द गैस एंड इट्स कंपोजिशन। तो बेटा मास ऑफ द गैस और कंपोजिशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सिस्टम अपने सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कोई चेंज करता है और दूसरे वेरिएबल जनरेट करता है, लाइक P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में कोई चेंज हो गया है, तो बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, इन सिंपल वर्ड यू कैन से द ट्रांजिशन ऑफ अ thermodynamic system from one state to another state. ओके, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना ही कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के रूप में, बहुत सारी प्रोसेस हुआ करती हैं। अब उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। आगे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बेटा आपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखा है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपने देखा है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो हो जाए। इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो, तो ये कंडीशन थी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। क्लियर? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन थी। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ अ सिस्टम is an equilibrium state if macroscopic variable that characterize the system do not change in time। अगर दो सिस्टम आपके पास में कुछ इस तरीके से हैं कि यहां भी वेरिएबल p v t हो चुके हैं और यहां भी वेरिएबल p v t हो चुके हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी प्रोसेस नहीं चल रही है। चल रही है क्या? तो बच्चों ये जो सिस्टम कहलाएंगे, अब हम कहेंगे कि ये इनमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। ओके, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की एक ऐसी स्टेट इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज इन टाइम, समय के साथ अगर ये ना बदलें तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। डेफिनेशन याद रखिएगा, ये डेफिनेशंस लिखने को आती है 1 मार्क्स में। वो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी कई प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल है, थर्मल मतलब टेम्परेचर। दो सिस्टम ऐसे हैं अगर जिनका टेम्परेचर इक्वल है, ये भी टेम्परेचर टी है और ये भी टेम्परेचर टी है, अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर, तो इनको हम कहेंगे दैट दीज टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे ही दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे तो इनके बीच का हीट चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। दिस मीन्स देयर इज नो चेंज ऑफ हीट। Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature। अगर उनके टेम्परेचर सेम हो चुके हैं, so those are called in thermal equilibrium। क्लियर? यस। थर्मल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होते हैं, याद रखिएगा, उनके बीच में किसी प्रकार का हीट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का हीट चेंज नहीं होगा, देयर इज नो हीट चेंज। अब दो टाइप की वॉल्स होती हैं। सपोज ये आपके पास में एक सिस्टम है और इसके बाद में दूसरा सिस्टम है, तो ये जो वॉल है, ये वॉल दो टाइप की हो सकती है। एक होती है एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल मतलब परफेक्टली
इंसुलेटिंग वॉल। फोकस करिए, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल। क्लियर? जो हीट को अलाउ ना करे, मतलब हीट इधर से उधर या उधर से इधर बिल्कुल भी नहीं आ जा सके, इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। एक प्रोसेस हमारे पास आएगी एडियाबेटिक प्रोसेस में, वहां पर हम यही वॉल इस्तेमाल करेंगे, एडियाबेटिक वॉल या इंसुलेटेड वॉल। क्लियर? दूसरी वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल मतलब एक दो सिस्टम के बीच की ऐसी वॉल जो अलाउ करे हीट के एक्सचेंज को बहुत फ्रीली। प्योर कंडक्टिव वॉल। बेटा क्योंकि कंडक्टिव वॉल होगी तभी हीट का लेन देन होगा और तभी ये टेम्परेचर दोनों सिस्टम का सेम हो पाएगा। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर था, तो जब तक दोनों की हीट का लेन देन नहीं होगा तब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आएंगे। क्लियर है? सो बच्चों, ये कहलाती है, ऐसी वॉल कहलाती है डायाथर्मिक वॉल। पहली वाली क्या होती है? इंसुलेटर होती है, बट दूसरी वाली कंडक्टिंग वॉल होती है। पहली वाली अलाउ नहीं करती है, नॉट अलाउ फ्लो, और सेकेंड वाली फ्लो को अलाउ करती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्लियर? यस। अब आइए टेम्परेचर के डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहला लॉ आया, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या होता है? व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? चलिए, जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ सिंपल शब्दों में पहले देख लीजिए कि क्या कहता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स शब्दों में। देखिए जीरोथ लॉ क्या कहता है। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास में तीन सिस्टम है, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है, तो जीरोथ लॉ कहता है कि अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी ए इक्वल्स टू टी बी, के साथ साथ अगर सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स टी बी इक्वल्स टू टी सी। कैपिटल टी मतलब कि टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी मैं कैपिटल टी बनाऊं, समझ जाइए कि यहां पर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर ये दो कंडीशंस वेरीफाइड हैं, देन टेम्परेचर ए इक्वल टू टेम्परेचर सी, टी ए इक्वल टू टी सी, दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए, तो इसको रीड करते हैं। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। ये कहा जा रहा है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दो सिस्टम थे, ए और बी, सॉरी, यहाँ पे ए जो था बी के साथ था और सी भी बी के साथ था, मतलब बी दोनों सिस्टम ए और सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा था। तो इफ टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, अगर दो सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं, this implies if A and B are two systems separately equilibrium with system C, this means TA equal to TC and TB equal to TC। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे B के साथ मेंटेन हो रहा था, यहाँ पे C के साथ मेंटेन हो रहा है। It means TA equal to TB और the system A and B are also in thermal equilibrium। क्लियर? तो यहां से थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन टेम्परेचर की आती है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर एक ऐसा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जो कि इक्वल होता है फॉर द टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो क्वांटिटी जो दोनों के लिए बराबर होती है, उस क्वांटिटी को टेम्परेचर बोलते हैं, उस वेरिएबल को टेम्परेचर बोलते हैं। राइट?
सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इट इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो कि इक्वल होता है किनके लिए? फॉर द टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, राइट? सो दिस इज कॉल्ड गाइस टेम्परेचर. नाउ सेकेंड, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल. इंटरेस्टिंग. थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिनका मतलब रास्ते से मतलब नहीं है, उन्हें आप कैसे प्राप्त करते हो, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है, उन्हें कहे जाते हैं, वो वेरिएबल कहे जाते हैं स्टेट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स को रिजल्ट से मतलब है, आप किस रास्ते से ला रहे हैं उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है. ये पर्सपेक्टिव इंडियन स्टूडेंट का है और इंडियन पेरेंट्स का है. अगर आप चीटिंग करके भी 88% लेकर के आएंगे तो आप अपनी फैमिली के हीरो हैं, है ना? हाँ, ये बात पता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होनी चाहिए. एक बच्चा चीटिंग करके 88% लेके आ रहा है, एक बच्चा मेहनत करके 88% लेकर के आ रहा है. दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, है कि नहीं है? मगर रिजल्ट दोनों का सेम बन गया. ठीक है. अगर रास्ते से मतलब नहीं है और अगर मान लो 88% लाने पर कोई जॉब लग रही है या कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मतलब किसका है? परसेंटेज का है. वहां पे रास्ते का कोई मतलब नहीं है. अब हम यहाँ पे अपनी मॉरल वैल्यू नहीं ला रहे हैं कि दोनों ऐसा काम करो. ये मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं. तो ऐसे वेरिएबल जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. जैसे एक होता है इंटरनल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड यू. यू भी बोलते हैं इसे. एक्चुअली एनर्जी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती है, तो डेल्टा ही हुई बोलना चाहिए. तो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है. तो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की कौन सा वेरिएबल है? स्टेट वेरिएबल. बिल्कुल. इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ पे नहीं बच्चों. पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर पाथ पे डिपेंड करेगा तो पाथ वेरिएबल हो जाएगा, और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा तो स्टेट वेरिएबल हो जाएगा. तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल. ये केवल स्टेट पे डिपेंड करती है. सो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, अ वेरिएबल विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ टेकन टू अराइव द स्टेट. किस रास्ते से गए हो उससे मतलब नहीं है. कहाँ थे, कहाँ पर हो, उससे मतलब है. रिजल्ट से मतलब है, स्कूल के पहले दिन से मतलब है और स्कूल के आखिरी दिन से मतलब है. बाकी बीच में क्या करे हो, हमें उससे मतलब नहीं है. हमने आपको 11th में छोड़ा था, हमें 12th में चाहिए है, हमें इस चीज से मतलब है. बीच में आपने कितना कुछ किया हम कुछ नहीं देखेंगे. राइट. दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल. अब देखिए, एक स्टेट वेरिएबल की बात कर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है. आप इस सिलेंडर को प्रेशराइज करने वाले हो, रिलीज करने वाले हो, पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर एक गैसियस मिक्सचर भरा हुआ है. यस और नो? अब इस गैसियस मिक्सचर में से मैं किसी एक सैंपल को पकड़ लेता हूं, दिस वन, और इसको मैंने जूम करके इसका एनालिसिस किया. तो इस पार्टिकल की
कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ये सुनो, और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कहलाएगी इसकी टोटल एनर्जी। क्या कहलाएगी? टोटल एनर्जी। जैसे इसकी टोटल एनर्जी है, ऐसे इसकी भी कुछ टोटल एनर्जी होगी, ऐसे सबकी टोटल एनर्जी होगी। ये सुनो, तो इस पार्टिकल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हर पार्टिकल की जो एनर्जी का सम कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर? मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जितने पार्टिकल हैं सबका सम, राइट? So what is internal energy? The sum of molecular kinetic energy and potential energies in the frame of reference related to which the center of mass of the system is at rest. Internal energy is a thermodynamic state variable. ये एक thermodynamic state variable है, right? Any problem? तो state and variable आपको समझ में आ गया होगा. An internal energy is a state variable, or you can say it is a state function. बच्चों अब बात करते हैं अगला हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की. इक्वेशन ऑफ स्टेट, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो एक स्टेट में होता है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. ठीक है. मैंने कहा आपसे, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा क्या हाल चाल है, तो आप अपना हाल चाल बताएंगे. तो ऐसे ही किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हाल चाल एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं. ठीक है. हम्म. अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट होता है, अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट होता है, तो एक इक्वेशन के थ्रू होता है. एक इक्वेशन के थ्रू होता है. ठीक है. कि आज इस तरीके से जाऊंगा कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो प्रेशर बदल जाएगा, P1 बदल जाएगा, V1 बदल जाएगा, मगर T नहीं बदलेगा. बोलो यस और नो. तो पहले भी टेम्परेचर T था, बाद में भी टेम्परेचर T है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस. और आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन होता है P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ. और यू कैन से P1 V1 इक्वल टू P2 V2. सो बेटा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस ट्रांजिशन के हालचाल को बता रहा है. क्लियर? कि पहले प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 था, और फिर प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 हो चुका है. तो ये क्या कहलाता है? सिस्टम का हालचाल. सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. क्या कहलाएगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ स्टेट. केवल इक्वेशन ऑफ स्टेट को देख करके आप पता लगा सकते हो कि कैसी प्रोसेस हो रही है. जैसे डॉक्टर हाथ में नब्ज को हाथ लगा के पता लगा देता है कि कौन सी प्रोसेस शरीर में चल रही है, राइट? सो अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर अ सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट? अब टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो माय डियर बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू 0, change in temperature equal to 0. Adiabatic process where no exchange of heat takes place. This means delta Q equal to 0.
थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, वेयर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कोरिक मतलब वॉल्यूम, वेयर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। Isobaric process taking place at a constant pressure, that is delta P equal to zero. साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें साइकिल जिससे ए से चलेगा और वापस उसी पॉइंट पे लौट आ जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अगर इस ए पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी U1 थी तो बाद में भी U1 ही होगी। इट मींस इन साइक्लिक प्रोसेस change in internal energy equal to zero. Clear? So these are the thermodynamic process. ये प्रोसेस हमको पढ़नी है। अब मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें आपके घर में दाल चावल पकता है बच्चों, राइट बेटा, कुछ ऐसे ही होता है, और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा होता है। सो दिस इज अ प्रेशर कुकर। बच्चों आप देखिए, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसके लिए जितना अलाउड वॉल्यूम होता है पानी के लिए, वो उतना बिल्कुल कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हो, ऊपर सेफ्टी वॉल लगी है ना, प्रेशर भी बढ़ेगा घटेगा, बट वॉल्यूम उतना रहेगा। सो ये कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? खाने का पकना, दाल का पकना, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर बच्चों? सो दिस प्रोसेस इज ऑल कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का लॉ क्या होता है? जब भी V कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो खाना पकेगा। क्लियर? तो प्रेशर कुकर का ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। अब आइए बात करते हैं बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी से गवर्न होती है। आपने जीरोथ लॉ देख लिया। जीरोथ लॉ टेम्परेचर की एक थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन आपको दे रहा था। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने पर दोनों के लिए इक्वल होती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर, दैट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज कॉल्ड टेम्परेचर। नाउ बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बड़ा प्रैक्टिकल लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई इंसान आपको बातें कहे जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, आप सुन रहे हैं लगातार, कानों में आपके बुरी बुरी बातें, गाली गलौज किया जा रहा है, तो टोटल उसने जितनी हीट दी आपको, पहले वो हीट आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, मतलब आपका माथा गर्म होगा, आप गुस्से से भर जाएंगे। जब गुस्सा सहन शक्ति के बाहर हो जाएगा तो आप वर्क कर डालेंगे, मतलब हाथ चला देंगे, पीट डालेंगे उसको। बोलिए होता है कि नहीं होता? दूसरे सिस्टम में समझिए, अगर आप एक तपेली है, उसके ऊपर पानी गर्म कर रहे हैं, कुकर आपने टाइट कर रखा है, यहाँ से सेफ्टी नॉब लगी हुई है, तो सबसे पहले जो भी हीट आपने दी है, उस हीट से पहले पानी खुद गर्म होगा, खुद एनर्जी खाएगा। बोलिए यस और नो? जब पानी गर्म हो जाएगा, सफिशिएंटली मैक्सिमम चेंज हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी में, उसके बाद पानी वेपराइज होना शुरू होगा। बोलिए यस और नो? पहले पानी गर्म हुआ, उसके बाद वेपराइज होगा। जैसे वेपर बनेगा तो सेफ्टी वाल्व को ऊपर उठा देगा ड्यू टू प्रेशर। यस और नो? तो वर्क डन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो यस, सो टोटल एनर्जी गिवन टू एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम impart in two forms. First, to increase the internal energy of the system. Second, to do the useful work. This is called
first law of thermodynamics, right? So the heat energy delta Q supplied to the system goes in partially to increase the internal energy of the system delta U, okay, and the rest in work on the environment. Work on the environment. Environment is also called surrounding. Environment is also called surrounding. So delta Q is equal to delta U plus delta W. बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो डेल्टा W होता है उसको बोला गया है P डेल्टा V, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, P डेल्टा V. सो याद रखिएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट? एनी प्रॉब्लम? देखिए, अब यदि सवाल उठता है कि ये P डेल्टा V क्यों होता है, तो आइए इस पर भी बात करते हैं. बच्चों की वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स. ये सुनो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ अभी इसको मैं डेल्टा डब्ल्यू कर दूं. डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा एक्स. एनी प्रॉब्लम बच्चों? ओके. नाउ कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, right? So I can write here delta W equal to pressure into area multiplied by delta X. Now delta W is equal to pressure into A delta X. अगर मान लीजिए कोई आपके पास में पिस्टन है, एक सर्कुलर पिस्टन है जिसका एरिया A है, जिसका एरिया A है. अगर ये एरिया का अगर मैं डेल्टा एक्स लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इनटू लेंथ क्या वॉल्यूम नहीं बनेगा? एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम. सो डेल्टा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी. ये नो, एरिया इनटू डेल्टा एक्स. बच्चों याद रखिएगा दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम. एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम. ये नो. सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी. यहां से आता है बच्चों पी डेल्टा वी. तो आप क्या पुट कर सकते हैं? आप पुट कर सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट?